नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एसएससी के प्रीवियस सॉल्यूशन की। और आज के सेशन में हमने लिया है एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 में आए हुए क्लोज टेस्ट को, जो कि 1 जुलाई 2019 वाले क्वेश्चन पेपर में आया था। क्लोज टेस्ट ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी है, कम समय में हो जाएगा। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। ड्यूरिंग ऑर्गेनाइज्ड टूर्स इन जर्मनी टूरिस्ट कैन, अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट लगा हुआ है टूरिस्ट और उसके बाद कैन हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। हेल्पिंग वर्ब अगर लगी हुई है तो उसके बाद आना चाहिए हमारा टूरिस्ट हो गया सब्जेक्ट, कैन हो गया हेल्पिंग वर्ब मोडाल, यहाँ पे आनी चाहिए हमारी मेन वर्ब। और मेन वर्ब भी ऐसी जो कि ट्रांजिटिव नेचर की हो, वो इसलिए क्योंकि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है अ फॉर्मर नाजी कंपाउंड। ये है उस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर ब्लैंक में आपको फिल करनी है। विजिट, ट्रेवल, ट्रिप और स्टे, इन चारों वर्ब में मैं बता दूं केवल और केवल विजिट ही एक ऐसी वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ना पता हो तो देख लेते हैं सारी वर्ब्स का। विजिट का क्या मतलब होता है? विजिट बहुत सिंपल सी वर्ब दी हुई है, ज्यादा मुश्किल वर्ब नहीं है, इसीलिए मैंने देखते ही कह दिया कि ट्रांजिटिव वर्ब एक ही है, इसी को लगाना है। और अगर मीनिंग के हिसाब से भी आप देखोगे तो मीनिंग के हिसाब से भी विजिट को आना चाहिए। सिंटैक्टिकली आप देखोगे, स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो भी आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत है और एक ही ट्रांजिटिव वर्ब ऑप्शन में दी गई है, तो विजिट तो कंफर्म है। मैं बता देता हूँ फिर भी विजिट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, विजिट एक ऐसी वर्ब है जो मोस्टली ट्रांजिटिव होती है बट इंट्रांजिटिवली भी यूज की जा सकती है। मोस्टली ट्रांजिटिवली ही यूज होती है। विजिट का मतलब है टू गो to a place in order to go to a place in order to look at it, या to go to a person, किसी पर्सन से मिलने भी आप जा सकते हैं, उसको विजिट करने भी आप जा सकते हैं। कोई पर्सन है आपका जान पहचान का है, आप उससे मिलने चले गए, उसका हालचाल पूछने चले गए, उसके साथ टाइम स्पेंड करने चले गए, मतलब आप उसको विजिट करने गए। कोई प्लेस है, कोई जगह है, कोई स्थान है, आप वहां पर चले गए, टाइम स्पेंड किया, आपने एक्सपीरियंस किया, उसके बारे में जानकारी हासिल की, आपने क्या किया? विजिट किया। टू गो टू ए पर्सन, टू स्पेंड टाइम विद हिम, ये विजिट का मतलब होता है। बाकी की जो वर्ब है वो तो आनी ही नहीं है, मीनिंग के हिसाब से नहीं आनी है। ट्रैवल का क्या मतलब होता है? ट्रैवल का मतलब होता है टू मेक अ जर्नी, इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रैवल का मतलब है टू मेक अ जर्नी। और अगर आप इस सेंटेंस को समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर किसी जर्नी की बात नहीं की गई है। हाँ ठीक है, टूरिस्ट आते हैं तो जर्नी करके आते होंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्ट लिखा है वो एक प्लेस लिखा है, फॉर्मर नाजी कंपाउंड। नाजी कंपाउंड में आपको दिखा देता हूं नाजी कंपाउंड क्या है। देखिए, अडोल्फ हिटलर 1933 से 1945 के बीच में जर्मनी में एक जर्मन के सबसे पावरफुल पॉलिटिकल लीडर होते हैं और आज इनको दुनिया नाजी डिक्टेटर के नाम से जानती है, नाजी जर्मनी के डिक्टेटर के नाम से जानती है। अडोल्फ हिटलर ने एक पार्टी का निर्माण किया था, या पहले कोई पार्टी थी इनकी, जिस पार्टी के ये थे वो थी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। अब इस पार्टी के सारे मेंबर्स को नाजी कहा जाता था, इस प्रकार से इस पार्टी को नाजी पार्टी भी कहा जाता था। इनकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, ऐसा माना जाता है। अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा बहुत जानते हैं, समझते हैं, तो आपको पता होगा। तो ये जो टॉप पॉलिटिकल लीडर्स होते थे इस कंपाउंड में जो है अपनी मिलिट्री प्लानिंग करते थे, सारी स्ट्रेटेजी, सारे मोनोगु यहाँ पर ये तय करते थे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है वर्ल्ड वॉर 2 में। तो इस कंपाउंड को कहा जाता है नाजी कंपाउंड। इस कंपाउंड के ऊपर ही इस क्लोज टेस्ट को दिया गया है, सारी इंफॉर्मेशन इसी कंपाउंड को लेकर है। तो इसको विजिट करने की बात की जा रही है, यहाँ जाकर इसको देखने की, जानकारी हासिल करने की बात की जा रही है क्लोज टेस्ट में। तो ट्रैवल का तो यहाँ पर सेंस ही नहीं है। ट्रिप नाउन भी हो सकती है, जब नाउन होगी तो उसका मतलब होगा जर्नी। ट्रिप मेन वर्ब भी हो जाती है, लेकिन ट्रिप वर्ब के फंक्शन में भी आ जाती है, और जब वर्ब के फंक्शन में होती है तो इंट्रांजिटिव नेचर की होती है। और क्या मतलब होता है ट्रिप? जब वर्ब होती है तो उसका क्या मतलब होता है मैं दिखा देता हूं आपको। ट्रिप का मतलब होता है टू फॉल,
ट्रिप का मतलब होता है टू फॉल। इस तरह से आप चलते हुए आ रहे हैं, किसी चीज से टकरा के गिर गए, मतलब आप ट्रिप कर रहे हैं। फिर जो चौथे ऑप्शन में आपको वर्ब दी गई है स्टे, ये भी इंट्रांजिटिव नेचर की है, मीनिंग आपको पता ही है। तो ड्यूरिंग ऑर्गेनाइज्ड टूर्स इन जर्मनी टूरिस्ट कैन विजिट अ फॉर्मर नाजी कंपाउंड 40 किलोमीटर फ्रॉम बर्लिन। आगे देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिए हुए हैं 237 में। कॉलिंग, कॉल्स, कॉल, कॉल्ड। देखिए यहाँ पर जो भी ये चार वर्ब आपको दी गई है, चार जो है वर्ब अलग अलग फॉर्म में अलग अलग स्ट्रक्चर में आपको दी गई है। यहाँ पर जो भी लगाया जाना है वो कोई एडजेक्टिव होना है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, सब्जेक्ट तो ये आ गया, मेन वर्ब यहाँ पर ये आ गई, तो यहाँ पर तो किसी मेन वर्ब की जरूरत ही नहीं है, मेन वर्ब तो आप लगा चुके हैं, कोई कंजंक्शन भी नहीं लगा कि कोई दूसरी वर्ब लगाने की जरूरत है। अब यहाँ पे एक एडजेक्टिव लगाया जाना है, और वो एडजेक्टिव लगाया जाना है किसी नाउन के लिए। कौन से वाले नाउन के लिए? इस नाजी कंपाउंड के लिए। इस नाजी कंपाउंड के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन देने के लिए एक एडजेक्टिव को लगाया जाना है। तो अगर एडजेक्टिव को लगाया जाना है तो या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में होगा या पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में होगा। ये कॉल्स और कॉल जो मेन वर्ब लगा रखी है, ये तो ऑप्शन से वैसे ही हटा दो, मेन वर्ब की तो यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं है। सेंटेंस की स्ट्रक्चर भी तो आपकी हेल्प करती है। सेंटेंस में सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई, अब कितनी मेन वर्ब लगाओगे? और मेन वर्ब लगानी भी थी तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते। मेन वर्ब अगर यहाँ आनी भी थी तो कोई कंजंक्शन वगैरह तो लिखा होता, कोऑर्डिनेट नेचर का एंड और कुछ तो लिखा होता कि दूसरी मेन वर्ब लगाते। तो कॉल्स और कॉल को तो ऐसे ही छोड़ दो, देखते हटा दो। कॉलिंग और कोल्ड, कॉलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है और कोल्ड है पास्ट पार्टिसिपल। इन दोनों में से यहाँ कोई एक आएगा, वो आएगा एडजेक्टिव के फंक्शन में, और वो एडजेक्टिव आएगा नाजी कंपाउंड के लिए। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव मीनिंग को कन्वे करते हैं, और एक्टिव मीनिंग को कन्वे करने का मतलब या एक्टिव स्ट्रक्चर में होने का मतलब है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसके लिए यूज किए जाते हैं वही उनका डूअर होता है। और अगर ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट भी लिखा होगा। दो बातें मैंने कही, जब भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल को कहीं पर लगाएं तो ये चेक करें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पहली बात तो ये कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसके लिए यूज किए जाते हैं वही उनका डूअर होता है, और दूसरी बात ये कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उनके बाद उनका ऑब्जेक्ट भी लिखा होगा। अगर आप यहाँ पर कॉलिंग लगाते हैं तो कॉलिंग बर्लिन के लिए तो लगाया ही नहीं जा रहा, बर्लिन तो फ्रॉम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये लगाया जा रहा है नाजी कंपाउंड के लिए। तो क्या नाजी कंपाउंड कॉलिंग का डूअर है? क्या नाजी कंपाउंड ने कॉल किया है फॉरवर्डन सिटी को? अब मीनिंग अपसर्ड हो गया। हालांकि यहाँ पर एक नाउन फ्रेज लगी है, आप ये कह सकते हो कि सर अभी आपने कहा कि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है और अगर ट्रांजिटिव वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल में है तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा होगा, तो द फॉरबिडन सिटी तो नाउन फ्रेज है, तो इसी को क्यों ना ऑब्जेक्ट मान ले और कॉलिंग को सही कर दे। लेकिन मीनिंग तो गलत हो रहा है ना। नाजी कंपाउंड ने तो किसी को कॉल नहीं किया, नाजी कंपाउंड को कॉल किया जाता है किसी और के द्वारा। तो एक्शन डन बाय समबडी एल्स का अगर सेंस है तो हमें पैसिव मीनिंग को कन्वे करने वाले पार्टिसिपल को लगाना होगा, और पैसिव मीनिंग को कन्वे करने वाला पार्टिसिपल होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। अब आप कहोगे कि सर पास्ट पार्टिसिपल आपने लगा दिया, पास्ट पार्टिसिपल पैसिव मीनिंग को कन्वे करता है, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट कैसे लगा है? अब इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए ना कॉल वर्ब के फंक्शन को समझ लो। मैं कॉल वर्ब का फंक्शन आपको समझा देता हूं। पहले ही मैंने बताया होगा कॉल के बारे में जब मैं शुरुआती लेक्चर दिया था, कॉमन एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो इस तरह की वर्ब मैंने आपको बताई है जहां पर कोई भी वर्ब, कोई भी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है और फिर लिखा जाता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये इस ऑब्जेक्ट के लिए लिखा गया है, और ऑब्जेक्ट निश्चित रूप से कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इस नाउन प्रोनाउन को फर्दर एक मीनिंग देने के लिए, इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए लिखा गया है। क्योंकि नाउन प्रोनाउन के लिए लिखा गया है, नाउन प्रोनाउन के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए लिखा गया है, तो यहाँ पर कोई एडजेक्टिव भी लिखा जा सकता है, कोई नाउन भी लिखा जा सकता है, कोई प्रोनाउन भी लिखा जा सकता है। प्रोनाउन यूजुअली हम नहीं लगाते हैं, नाउन ही लगाते हैं, क्योंकि नाउन और एडजेक्टिव वो पार्ट ऑफ स्पीच है जिनका फंक्शन है किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना या क्वालिफाई करना।
तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह कोई एडजेक्टिव या कोई नाउन लगा हुआ मोस्टली। अब कॉल वर्ब के फंक्शन को देख लेते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, वी कॉल हर द बॉस, ये हो गया आपकी ट्रांजिटिव नेचर की बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं यूज कर रहा हूं। ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, और ये जो है ये किसके लिए लगाया गया है, ये लगाया गया है इस हर के लिए, इसमें इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो इसी को मैं कह रहा हूं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहां पर तो ये नाउन फ्रेज लगी है, लेकिन मैं इसकी जगह कोई एडजेक्टिव भी लिख सकता हूं। मैं इसकी जगह एडजेक्टिव द बॉस की जगह अगर एडजेक्टिव लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं इंटेलिजेंट, वी कॉल हर इंटेलिजेंट, या पुअर, कोई भी एडजेक्टिव लगा के देख लो, मीनिंगफुल रहेगा सेंटेंस, क्योंकि इस वर्ब का फंक्शन ही कुछ ऐसा है, स्ट्रक्चर ही इसमें ऐसा फॉलो करते हैं। अब इस सेंटेंस का जरा पैसिव बनाकर देखो। पैसिव जब बनाओगे तो ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दोगे, मतलब हर का सी कर दोगे, कॉल का हो जाएगा इज कॉल्ड, लेकिन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो अपनी जगह पर वैसे ही रहेगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिखना पड़ेगा द बॉस। उसके बाद में बाय प्रीपोजिशन लगाकर अस लिखना चाहते हो तो लिख दो, नहीं भी लिखोगे तो भी सेंटेंस सही। सी इज कॉल्ड द बॉस। इसी स्ट्रक्चर में जो है आपके क्लोज टेस्ट में जो सेंटेंस दिया गया है कॉल्ड को यूज किया गया है। कॉल्ड पैसिव स्ट्रक्चर में है यहाँ पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये जो फ्रेज लिखी हुई है द बॉस, ये किसी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि उस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है जिस ऑब्जेक्ट को पैसिव बनाते वक्त सब्जेक्ट बना दिया गया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, हर का सी कर दिया, लेकिन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वही रहा। उसी प्रकार से आप जब पास्ट पार्टिसिपल यहां पर यूज करेंगे तो पास्ट पार्टिसिपल पैसिव मीनिंग को कन्वे करेगा। कॉल किया जाता है किसको, नाजी कंपाउंड को, किसी और के द्वारा, एक्शन डन बाय समबडी एल्स। और क्या कॉल किया जाता है, उस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को यहां पर ऐसे का ऐसे ही लिखा छोड़ दिया, द फॉरबिडन सिटी, ये नाउन फ्रेज। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 237 का 4। 238 में देख लेते हैं, अराउंड 20,000 पीपल विजिट दिस प्लेस, ब्लैंक यहां पर दिया गया है, उसके बाद लिखा है ईयर, टू लर्न अबाउट नाजी मिलिट्री हिस्ट्री। ईयर आपको पता है एक नाउन है। अब इस नाउन से पहले किसी डिटर्मिनर या एडजेक्टिव को ही लगाया जा सकता है। यहां पर जो वर्ड आपको दिए गए हैं, होल, वन, एवरी, ऑल, सारे के सारे डिटर्मिनर या एडजेक्टिव है। वन एक डिटर्मिनर है। वन को हम तब यूज करते हैं जब हमें नंबर को रिफर करना हो। न्यूमरल है ना, एक न्यूमरल है तो नंबर बताने के लिए आता है। अगर हमें वन ऑफ मैनी बताना होता, अगर हम जनरल केस में बहुत सारों में से किसी एक को रिफर करना चाहते हैं, तब हम वन को यूज नहीं करते, ए या एन को यूज करते हैं। ए या एन आर्टिकल माने जाते हैं। ए या एन में और वन में मीनिंग तो सेम है, लेकिन फंक्शन दोनों के अलग अलग हैं। ए या एन भी किसी एक यूनिट को ही रिफर करेगा, वन भी किसी एक यूनिट को ही रिफर करेगा, लेकिन ए या एन आर्टिकल आ जाते हैं, आर्टिकल हो जाते हैं, और इनको हम तब यूज करते हैं जब हमें वन ऑफ मैनी को रिफर करना हो। जनरल केस में मैं बताना हो कि हम जिसे रिफर कर रहे हैं वो बहुत सारों में से कोई एक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। वन को हम तब यूज करते हैं जब हमें नंबर पे फोकस करना हो, कितने हैं, एक है, वन मेंबर, वन यूनिट, कितने हैं, दो हैं, टू यूनिट। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो क्या हमें यहाँ पर वन ईयर लगाना चाहिए, होल ईयर लगाना चाहिए? होल देखिए एडजेक्टिव है, नाउन भी हो जाता है, एडवर्ब भी हो जाता है, लेकिन एक ही मीनिंग में नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब हो जाता है और फंक्शन चेंज होता रहेगा। होल का मैं मीनिंग आपको बता देता हूं। होल जब नाउन होता है, होल जब नाउन होता है तो कंप्लीट थिंग को रिफर करता है, अ कंप्लीट थिंग जब नाउन होगा। जब एडजेक्टिव होगा तो इसका मतलब होता है कंप्लीट, एंटायर या अनडिवाइडेड, जिसको डिवाइड ना किया गया हो। जब एडवर्ब होगा तो इसका मतलब हो जाता है कंप्लीटली, या इन ए कंप्लीट वे, या एंटायरली, या इन ए एंटायर वे। अब आप क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप होल को यहां पर लगाते हैं तो आप क्या कह रहे हैं, होल ईयर।
होल ईयर फ्रेज का क्या मतलब होगा? अगर आप सेंटेंस को एक बार चाहो तो दोबारा फिर से पढ़ लो पूरे सेंटेंस को। क्या लिखा हुआ है? अराउंड 20,000 पीपल विजिट दिस प्लेस होल ईयर टू लर्न अबाउट नाजी मिलिट्री हिस्ट्री। अगर आप होल ईयर को यूज कर रहे हैं सेंटेंस में तो उसका क्या मतलब है? ईयर तो नाउन हो गया, होल हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का मतलब है कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट ईयर। एक साल, पूरा एक साल, कंप्लीट एक ईयर। कंप्लीट एक ईयर का क्या मतलब हुआ? 1 जनवरी से शुरू करके जो 31 दिसंबर, 31 ही होते हैं ना दिसंबर में, हाँ, 1 जनवरी से शुरू करके 31 दिसंबर तक जितने भी दिन हैं वो सारे के सारे एक कंप्लीट ईयर में आ जाते हैं। अगर आप होल ईयर को वहां पर लिख रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि कोई भी प्रोसेस 1 जनवरी से स्टार्ट होती है और कंटिन्यूटी में रहती है, और कंटिन्यूटी में मतलब जो है विजिटर्स आते रहते हैं, टूरिस्ट आते रहते हैं, और 31 दिसंबर तक ये चलता है। अराउंड 20,000 लोग जो है ये करते हैं एक साल में। और उसी प्रकार से आप ऑल को ले लो। अगर आप ऑल ईयर यूज कर रहे हो तो भी आप ये कह रहे हो। ऑल ईयर का मतलब भी थ्रू आउट, थ्रू आउट, थ्रू आउट। ऑल ईयर का मतलब भी थ्रू आउट द ईयर हो जाएगा, और होल ईयर का मतलब भी थ्रू आउट, आउट द एंटायर ईयर। कहने की बात यह है कि ये दोनों ही फ्रेजेस सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाली है, एक जैसी स्ट्रक्चर में लिखी हुई है। दोनों ही फ्रेजेस का ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग है। दोनों ही फ्रेजेस ऑलमोस्ट रिफर कर रही है एक ही साल में होने वाले कंटिन्यूअस फ्लो को। अगर आप एक साल की कंप्लीटनेस पर फोकस कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 20,000 जो है पीपल विजिट करते हैं इस कंप्लीट एक ईयर में, तो आप यही तो कह रहे हैं कि 1 जनवरी से प्रोसेस शुरू होती है और 31 दिसंबर तक चलती है, 2-4 दिन भी छूटते नहीं है, ना आगे से ना पीछे से ना बीच में से। तो आप एक कंटिन्यूअस फ्लो को रिफर कर रहे हैं, और कंटिन्यूअस फ्लो को अगर आप रिफर कर रहे हैं तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करना चाहिए था। प्रेफरेंस तो वही होती, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप पैराग्राफ के क्लोज टेक्स्ट के ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट के हिसाब से देखें, सेंटेंस के कंटेक्स्ट के हिसाब से देखें, तो आप कंटिन्यूअस एक ही साल में होने वाले कंटिन्यूअस फ्लो को नहीं, हर साल होने वाले फ्रीक्वेंट फ्लो को रिफर करना चाह रहे हैं कि 2024 में भी 20,000 लोग आए, 2023 में भी 20,000 लोग आए, 2015 में भी, 2016, 17, 18, 19 में भी, हर साल जो है 20,000, लगभग 20,000 लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तो आप एक ही साल में होने वाले कंटिन्यूअस फ्लो को नहीं, हर साल होने वाले फ्रीक्वेंट फ्लो को रिफर कर रहे हैं। और फ्रीक्वेंट फ्लो को रिफर करने के लिए आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रेज को एडवर्ब फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एवरी ईयर। और चूंकि ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हो गई तो इस एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के हिसाब से यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट बिल्कुल सही लगा है, तो इसका हो जाना चाहिए थर्ड ऑप्शन। हम किसी ईयर की संख्या पर भी फोकस नहीं कर रहे, इसलिए मैं 1 भी नहीं लगाना चाहूंगा। 238 का हो गया थर्ड ऑप्शन। द नाजीज, सब्जेक्ट यहां पर लगा हुआ है। अब देखिए जो सब्जेक्ट है तो प्लूरल हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लगानी है, जो भी यहाँ पर सिंटेक्स के हिसाब से सही है। मिलिटरीली एक्टिव, एक्टिव हो गया यहाँ पर क्या? एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव के लिए मिलिटरीली लगा है एडवर्ब। तो यहां पर सब्जेक्ट और वहां पर एडजेक्टिव, बीच में कौन सी वर्ब आनी चाहिए? लिंकिंग। और चारों के चारों ऑप्शन में आपको लिंकिंग वर्ब दी गई है। वाज और हैज बीन को तो हटा ही दो क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। हैव बीन आनी चाहिए, वर आनी चाहिए, ऑफ कोर्स वर आनी चाहिए, हैव बीन का तो स्कोप ही नहीं है। सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो एक ऐसे सिनेरियो को लेकर है जो कि पास्ट में था। नाजीज अभी प्रेजेंट में एक्टिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि देखिए प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में आपको बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट वाला एक्शन जो होता है वो होता तो पास्ट का ही है, प्रेजेंट में उसका कंप्लीशन होता है, ये प्रेजेंट का पॉइंट है। प्रेजेंट पास्ट के किसी एक्शन का कंप्लीशन जब प्रेजेंट में होता है तो उस कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट लगाया जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि नाजीज पास्ट में
पास्ट में जो है एक्टिव थे और प्रेजेंट में उनकी एक्टिवनेस का कंप्लीशन हो गया। ये तो फैक्चुअल नहीं है ना, ये तो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये फैक्ट है। मैंने भी आपको अडोल्फ हिटलर दिखाया, मैंने भी आपको नाजी कंपाउंड दिखाया, तो इतना तो ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन देख के मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। तो यहाँ पर किसी ऐसी एक्टिविटी को या किसी ऐसी स्टेट को रिफर नहीं कर रहे हैं जिसका प्रेजेंट में कंप्लीशन हुआ हो। यहाँ पर किसी ऐसी स्टेट को रिफर किया जा रहा है जो पास्ट में वैलिड थी, पास्ट में उसकी एग्जिस्टेंस थी। तो इस पास्ट को दिखाने के लिए हमें लगाना है वर। द नाजीज वर मिलिटरीली एक्टिव एट द कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? जो मैंने आपको दिखाया अभी, नाजी कंपाउंड। विच वाज कैप्ट। अब आगे देख लेते क्या है। विच वाज कैप्ट मिस्टीरियस होली सेक्रेट कंसील्ड। देखिए मिस्टीरियस बना है मिस्ट्री से। मिस्ट्री का मतलब होता है समथिंग स्ट्रेंज और नॉट नोन। कुछ भी ऐसा जो कि थोड़ा सा स्ट्रेंज हो या बहुत स्ट्रेंज हो, जिसके बारे में लोगों को ना पता हो, उसको मिस्ट्री कह देते हैं। मिस्टीरियस का मतलब क्या हो गया? मिस्टीरियस का मतलब हो गया स्ट्रेंज और नॉट नोन। मिस्टीरियस एडजेक्टिव हो गया, मिस्ट्री हो गया नाउन। तो ये कंपाउंड के बारे में बात की जा रही है। ये जो विच है रिलेटिव प्रोनाउन, ये कंपाउंड को लेकर लगाया गया है और आगे जो भी प्रेडिकेट है कंपाउंड के बारे में है। तो कंपाउंड को मिस्टीरियस रखा गया था इन ए फॉरेस्ट और बिहाइंड ए फेंस। मिस्टीरियस होता तो आपने उसकी लोकेशन कैसे बता दी? आप तो कह रहे हैं वो फॉरेस्ट में था। और मिस्टीरियस के बारे में, मिस्टीरियस का मतलब है जिसके बारे में पता ही ना हो किसी को। यहाँ पर तो नाजी जो है रहते थे, वो मिलिट्रीली एक्टिव थे, यहाँ पर वो प्लानिंग वगैरह करते थे। तो मिस्टीरियस तो ऑब्जेक्टिव मीनिंग के हिसाब से सही है नहीं। होली का मतलब क्या होता है? होली भी एडजेक्टिव है, होली भी एडजेक्टिव, और होली का मतलब है वेरी रिलीजियस, वेरी रिलीजियस एंड प्योर। सेक्रेड का मतलब भी होली है। सेक्रेड और होली एक दूसरे के सिनोनियम है। सीक्रेट का मतलब होता है होली एंड डिजर्विंग रेस्पेक्ट, डिजर्विंग रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट। तो होली और सेक्रेट एक दूसरे के सिनोनियम है। एक तो यही क्लू हो गया आपको कि ये दोनों वर्ड नहीं आएंगे, और दूसरा ये कि यहाँ पर तो रिलीजन का कोई कंटेक्स्ट ही नहीं है। वो तो अडोल्फ हिटलर को डिक्टेटर कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसी की वजह से हुआ। बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारी चीजें हुई जो गलत हुई, जो नहीं होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर तो रिलीजियस और प्योरिटी का कोई सेंस ही नहीं है, कंटेक्स्ट ही नहीं है। इन दोनों वर्ड को हटा दो, ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट के बिल्कुल बाहर चले गए। यहाँ पर आ जाएगा कंसील्ड। कंसील्ड का मतलब होता है हिडन। हम उस कंपाउंड की बात कर रहे हैं जिसको फॉरेस्ट में बिहाइंड द फेंस, फेंस क्या होता है अभी आपको दिखा देता हूँ। फेंस के पीछे जो है हिडन रखा गया। कंसील का मतलब होता है टू हाइड या टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम बीइंग नोन। कंसील, कंसील का मतलब है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। कंसील का मतलब होता है टू हाइड, और कंसील्ड का मतलब हो गया हिडन, एडजेक्टिव बन गया हो इसकी थर्ड फॉर्म। कंसील्ड का मतलब हो गया हिडन। कंसील का मतलब होता है टू प्रिवेंट समथिंग। में दो दो मीनिंग इसे लिखा था और डिक्शनरी में आपको ऐसे लिखे हुए मिलेंगे, तो शब्दों की कॉम्प्लेक्सिटी में आके कंफ्यूज आपको नहीं होना है, आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ जुड़े रहना है। टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम बीइंग सीन और नॉन। फैंस दिखा देता हूं आपको, तो यहां पर आ जाएगा कंसील्ड। हम उस कंपाउंड की बात कर रहे हैं जिसको कंसील्ड किया गया था फॉरेस्ट में और बिहाइंड अ फेंस। ये जो स्ट्रक्चर होती है ये वुडन की, ये वुड की भी हो सकती है, सीमेंटेड भी बना सकते हैं आप इसको, आयरन वगैरह की और किसी मटेरियल की भी हो सकती है। इसको कहा जाता है फेंस। घरों के आसपास अपने स्कूल कॉलेज में आपने इसको लगे हुए देखा होगा। तो इस फेंस के पीछे फॉरेस्ट में उस कंपाउंड को हाइड किया गया था, कंसील्ड किया गया था।
इस तरह के मीनिंग को कन्वे किया जा रहा है। बस इतना ही क्लोज टेस्ट है। दे हिड अंडरग्राउंड बंकर्स इन कंट्री होम्स एंड दे प्लांट मच वुडवर्क टू हियर। ठीक है, मैंने शुरू में ही कहा था आसान क्लोज टेस्ट है आज का। आज के सेशन में इतनी ही बात करेंगे, अगले सेशन में मिलते हैं फिर कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, किसी नए कॉमन एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेशन के साथ। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।